Hello friends, welcome to my YouTube channels and today we are going to learn about Tom Jones by Henry Fieldings। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे हेनरी फील्डिंग्स की लाइफ एंड हिज मोस्ट पॉपुलर नॉवल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। So if you haven't subscribed my channels then do subscribe and hit that like button so you never miss an update। So let's get started। सो फर्स्ट हम जानेंगे हेनरी फील्डिंग के बारे में कि जो है इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म फ्रेंड्स जो है 1707 से लेके 1754 में इनकी जो है डेथ हो गई थी। इनकी जर्नी रही है एंड इनका जो बर्थ है 1707 में हुआ था। दोस्तों ये एक अगस्तन नॉवेलिस्ट हैं and Henry Fielding was an English novelist, dramatist and magistrate, was an active and influential public figure in the 18th century। So Henry Fielding एक नॉवलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे एंड मैजिस्ट्रेट थे जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे, एक पब्लिक फिगर थे इन दी अर्ली 18th सेंचुरी। और अर्ली 18th सेंचुरी अगस्तन एज कहलाती है एज वी नो दैट। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट हेनरी फील्डिंग दैट ही बिकम फेमस फॉर हिज रिच अर्ली ह्यूमर एंड सटायर एंड इज द ऑथर ऑफ पिकारेस्क नॉवल टॉम जोन्स। सो टॉम जोन्स जो कि हम आज पढ़ेंगे टॉम जोन्स के बारे में, तो ये एक पिकारेस्क नॉवल है और ये इनका एक स्टाइल है हेनरी फील्डिंग का जो कि इन्होंने ही पॉपुलर किया था, ट्रेंड में लाया था। पिकारेस्क नॉवल इससे पहले भी लिखी गई है बट जो इस नॉवल को पॉपुलर किया है इन्होंने ही किया है, हेनरी फील्डिंग ने। सो ये जो है रिच और दी ह्यूमर के लिए बहुत फेमस थे, सटायर्स के लिए बहुत फेमस थे एंड एट द सेम टाइम ये पिकारेस्क नॉवल के लिए भी बहुत फेमस नॉवलिस्ट जाने जाते थे। सो नेक्स्ट दोस्तों ही नोन एज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश नॉवल बाय सैमुअल रिचर्डसन, और इन्हें जाना जाता है फाउंडर ऑफ इंग्लिश नॉवल जो कि इनको कहा है सैमुअल रिचर्डसन ने फॉर हिज मेजर नॉवेल्स टॉम जोन्स और एक और नॉवल है इनकी जोसेफ एंड्रयू। सो ये जो दोनों नॉवेल्स हैं इनके लिए जो है इनको फाउंडर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहा है सैमुअल रिचर्डसन ने। सो ये यूजीसी में भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं, सो आपको पता होना चाहिए। ही ऑल्सो स्टेज्ड मैनी प्लेज एट द थिएटर इन लंडन। ओके सो फ्रेंड्स हेयर जो हेनरी फील्डिंग है ये इन्होंने प्लेज भी किए हैं, स्टेज पे परफॉर्म किया है थिएटर के अंदर लंदन में। और इनकी जो एजुकेशन है हिज फर्स्ट रेट एजुकेशन एट एटन कॉलेज एंडोर्ड हिम विद द नॉलेज ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। सो इनकी जो एजुकेशन है वो एटन कॉलेज से हुई है एंड इनकी जो कमांड है क्लासिकल लिटरेचर पे बहुत अच्छी थी, इनको बहुत नॉलेज थी क्लासिकल लिटरेचर्स के बारे में। The 18th century is roughly called the Augustan age. It is also called the age of classical, neoclassic and age of enlightenment. So the 18th century है इसे हम क्लासिकल, न्यू क्लासिक और एज ऑफ एनलाइटमेंट, क्योंकि इस फ्रेंड्स इस एज में ना बहुत ही नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। ठीक है, लोग जो हैं क्लासिकल, न्यू क्लासिकल का क्या मतलब है, जो क्लासिकल वर्क्स थे होमर, इलियाद जो है का इलियाद एंड ओडिसी, ये सारे जो वर्क्स हैं, ठीक है, तो इन सारे वर्क्स को जो है लोग या तो ट्रांसलेट कर रहे थे या तो उनका जो राइटिंग स्टाइल था क्लासिकल राइटर्स का उनको फॉलो कर रहे थे। तो बेसिकली इस एज को जो है मोस्ट ऑफ हिस्टोरियन बिलीव्स 18th सेंचुरी वाज इंडीड इंटेंडेड एज सटायर बट सम अदर डिसएग्री। तो कुछ को लगता है कि ये जो सटायर भी है क्योंकि इसमें सटायर ज़्यादा लिखे जा रहे थे और कुछ डिसएग्री भी करते हैं इस बात से। सो अब हम इनकी राइटिंग्स के बारे में बात करेंगे कि इनकी राइटिंग्स जो है
किस लिए पॉपुलर थी. सो हिज राइटिंग्स बेसिकली मोस्टली बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल कॉमिक ड्रामा विच इनकॉर्पोरेट्स मोरालिटी. सो इनके जो क्या कहते हैं, इनकी जो राइटिंग्स होती थी वो बेसिकली द ट्रेडिशनल कॉमिक ड्रामाज होते थे, उनमें कॉमिक एलिमेंट्स होते थे और जो कि एक मोरल लेसन देती थी ऑडियंस को. ओके, इनकॉर्पोरेट मोरालिटी में मोरल लेसन देती थी. एंड ही ऑल्सो यूज टू राइट एंड पॉलिटिकल सटायर, ये पॉलिटिकल सटायर भी करते थे एंड सटायर ऑफ करेंट आर्ट्स एंड लेटर्स. सो ये सटायर्स बहुत करते थे एंड इनका जो पर्पस था ऑफ राइटिंग नॉवेल्स आर टू मेक द पैरोडी ऑफ अथॉरिटीज़. सो ये इनका पर्पस था राइटिंग्स का. अब इनके कुछ मेजर वर्क्स के बारे में बात करेंगे तो हमें पता है कि ये प्ले राइट्स भी हैं, नॉवलिस्ट हैं और मैजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं. तो हम जो है इनके फेमस प्लेस के बारे में बात करेंगे सबसे पहले कि इन्होंने फेमस प्लेस कौन कौन से लिखे हैं. सो लव इन सेवरल मास्क, ये इनका जो है बहुत ही पॉपुलर प्ले है जो कि 1728 में लिखा था इन्होंने. एंड उसके बाद इन्होंने लिखा था रेप अपॉन रेप जो कि 1730 में है. द टेम्पल व्यू जो उसकी 1730 में ही सेम ईयर में लिखा था और द ऑथर्स फास्ट 1730 और द लेटर्स राइटर्स जो है इनके कुछ पॉपुलर्स प्ले हैं. अब इनके नॉवेल्स की अगर बात करें तो शिमला प्रोनाउंशिएट करेंगे इसको, जो कि 1741 में लिखा था. उसके बाद जोसेफ एंड्रयू है जो 1742 में लिखा था. द लाइफ एंड द डेथ ऑफ जोनाथन द ग्रेट जो कि 1743 में इन्होंने लिखा था. और उसके बाद अमेलिया इनका बहुत ही पॉपुलर नॉवेल है जो कि 1751 में इन्होंने लिखा था. अब हम इनके जो है जो राइटिंग्स थी उनकी थीम्स क्या क्या होती थी, इनकी नॉवेल्स के अंदर क्या क्या थीम्स होती थी उसके बारे में पढ़ेंगे. तो पहला जो है ये मैटर ऑफ लव एंड मैरिज. सो बेसिकली ये लव एंड मैरिजेस को के बारे में बहुत लिखते थे. उनके जो प्रॉब्लम्स थे मैरिजेस में तो उनके बारे में लिखते थे. ये जेंडर इश्यूज़ के बारे में लिखते थे टू रिप्रेजेंट द मोरालिटी, मोरल लेसन देने के लिए दैट अबाउट जेंडर इश्यूज़ लाइक जेंडर इक्वालिटी एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट जेंडर इश्यूज़ बहुत होते हैं वैसे भी. सो उनके बारे में लिखते थे. तो बेसिकली ये अवेयर करते थे अपनी नॉवेल्स के थ्रू, अपने वर्क्स के थ्रू ये लोगों को, ऑडियंस को एक मैसेज देते थे. एंड ही ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड हिज कल्चरल नॉर्म्स, ये जितने भी अपने कल्चरल नॉर्म्स थे उनको क्रिटिसाइज करते थे. ऑफ वुमेन इन द पैट्रियार्कल सोसाइटी, हमें आज भी पता है कि आज भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है. काफ़ी हद तक ठीक है, वुमेंस को एजुकेशंस मिली हैं बट यू नो जब अगस्तिन एज थी या अर्लियर एज उस वक्त था जो वुमेंस की कंडीशंस थी एजुकेशंस को लेकर, पॉलिटिकल्स को लेकर या फिर आफ्टर मैरिज को लेकर. तो उन सारे नॉर्म्स पे जो है इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि क्या कंडीशंस थी वुमेंस की. एंड शी वंस वॉज मैरिड, जब एक बार वो उसकी शादी हो जाती है या फिर उसके एजुकेशन को लेके, तो ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जो कि वो अपनी राइटिंग से जो है ऑडियंस तक पहुंचाते थे फॉर रिफॉर्म समथिंग. फ्रेंड्स, if someone wants to change if someone wants to change or reform something in society, तो वो क्या करता है अपने वर्क्स के थ्रू जो है. सो इससे क्या आता है, बहुत चेंजेस आते हैं और एक मैसेज पहुंचता है अपनी ऑडियंस और पब्लिक के बीच में. सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इनकी लाइफ के बारे में, दैट द लैक ऑफ फिनेंशियल एक्यूमेन फीडिंग एंड हिज फैमिली acumen Fielding and his family suffered a long period. ये फील्डिंग लिखा है, आप कंफ्यूज ना हो, ये यहाँ पर जो है फील्डिंग लिखा हुआ है ये. सो आप कंफ्यूज ना हो, ये फील्डिंग लिखा हुआ है. पीरियड ऑफ टाइम्स
एंड इन पोवर्टी। सो ये थे तो इतने पॉपुलर राइटर नॉवेलिस्ट, बट इवन जो है इनकी लाइफ जर्नी, इन्होंने सफ़र किया है पोवर्टी में, गरीबी में, ठीक है, बहुत ही फिनेंशियल कंडीशन जो है इनकी ख़राब रही है। सो ये था हेनरी फील्डिंग के बारे में। अब हम फ्रेंड्स इसमें पढ़ेंगे द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, जो इनकी बहुत ही पॉपुलर नावल है, बहुत फेमस नॉवेल्स है जिनके ऊपर मूवीज़ भी बन चुकी हैं। हम आगे पढ़ेंगे जिसके बारे में। तो पूरे जो नावल का नाम है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग, ये जो है पूरा टाइटल है नावल का। तो आप इसे याद करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फर्स्ट पब्लिकेशन जो इसकी हुई थी वो 1749 में हुई थी लंदन में, और इसका जॉनरा है पिकारेस्क एंड बिल्डिंग्स रोमन नॉवल। हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज़ द पिकारेस्क एंड बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल्स किसे कहते हैं, और ये जो है लिखा गया था written in 18 books। so the novel written in 18 books, 18 किताबों में ये लिखी हुई है, नावल पूरी ख़त्म होती है। और ये जो है फर्स्ट प्रोज वर्क है जिसे कंसीडर्ड किया है नावल। एंड सेटिंग की बात करें तो पिकारेस्क नावल में सेटिंग जो है कोई सिंगल या इंडिविजुअल डेस्टिनेशन नहीं होती है, एडवेंचर्स होते हैं एंड एपिसोडिक स्टाइल में होती है ये। सो सेटिंग इसकी है लाइफ इन द कंट्री साइड, ऑन द रोड पे बहुत सारे एडवेंचर्स हैं, वो हम जब नावल पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। एंड इन लंदन। सो नाउ टॉम जोन्स इज़ अ कॉमिक एपिक पोम प्रोज। टॉम जोन्स क्या है, एक कॉमिक एपिक पोम प्रोज है। अब इस नॉवेल्स की मेजर थीम्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो इस नॉवल की मेजर थीम है ह्यूमन नेचर्स को एक्सप्लोर किया है इसमें, कि ह्यूमन नेचर्स को एक्सप्लोर किया है। इसका जो बहुत ही फर्स्ट थीम है इस नॉवेल्स की, वर्च्यू है, हिपोक्रेसी है, फैमिली है, जेंडर, सोसाइटी, क्लास, ग्रीड एंड मैरिज। सो ये जो है इनकी कुछ पॉपुलर थीम्स हैं इस नावल की। एंड एडप्टेशन एंड इन्फ्लुएंस की बात करें तो मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि इसका जो रेफरेंस है इस नॉवेल्स की मूवी भी बना रखी है। सो ऐसे तो काफ़ी बार मूवीज़ आई हैं टॉम जोन्स की जो स्टोरी है, जो नावल है, बट ये फर्स्ट टाइम बनी थी 1963 में फिल्म बनी थी। टॉम जोन्स ही नाम था मूवी का भी, जिसे लिखा था जॉन ऑसबॉर्न ने, जॉन ऑसबॉर्न। सो फ्रेंड्स हियर अब हम ये जानेंगे कि बिल्डिंग्स रोमन्स नॉवेल्स क्या होती हैं। सो अ रोमन वर्ड्स है ये बिल्डिंग्स रोमन, एंड द नॉवल ऑफ द फॉर्मेशंस। तो द नॉवल ऑफ फॉर्मेशंस, नॉवल ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल। एंड बेसिकली बिल्डिंग्स रोमन नॉवल में जो है करेक्टर की ग्रोथ होती है, साइकोलॉजिकल तरीके से, साइकोलॉजिकल एंड मोरल ग्रोथ होती है, स्पेशली प्रोटैगनिस्ट की फ्रॉम यूथ टू एडल्टहुड, मतलब उसके बचपन से लेके उसके एडल्टहुड तक बहुत सारी साइकोलॉजिकल मोरल ग्रोथ होते हैं, उसको समझ आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है सोसाइटी को लेकर। अब पिकारेस्क नावल के अगर बारे में हम बात करें तो वैसे तो इसका लिटरल मीनिंग वंडरर होता है, और द वर्ड पिकारो जो है फर्स्ट स्टार्ट टू अपीयर इन स्पेन with current meaning in 1545, though at that time it had no association with literature. So जो पिकारो शब्द है इसका जो है ये पहली बार अपीयर हुआ था स्पेन के अंदर, और इसकी मीनिंग वही थी इन 1545 में, बट जो था इसका कोई भी एसोसिएशन, इसका कोई कनेक्शन, कोई रिलेशन जो है लिटरेचर के साथ नहीं था।
नाउ जो है पिकारिस रेफर्स टू एन एपिसोडिक स्टाइल ऑफ फिक्शंस, एक एपिसोडिक स्टाइल में होती है दैट इज़ डीलिंग द एडवेंचर्स ऑफ रफ एंड डिशॉनेस्ट करेक्टर बट दैट करेक्टर अपीयर्स एज अ हीरो ऑफ द स्टोरी। तो जो इस नावल का जो बेसिकली सॉरी पहले तो एपिसोडिक स्टाइल में होता है और इसमें एडवेंचर्स बहुत होते हैं, और जिसका स्पेशली मेन करेक्टर जो होता है वो डिसऑनेस्ट होता है, बट एट द सेम टाइम वह जो है उस नावल का जो है प्रोटैगनिस्ट भी होता है। सो ये कुछ डिटेल्स हैं पिकारिस नावल में। साथ साथ दोस्तों आप लिखते जाइएगा इन सारे पॉइंट्स को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थॉमस नैश के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने ही जो है सबसे पहले एक पिकारिस नावल को लिखा है जो कि पब्लिश हुई थी 1594 में, एंड द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर नाम है इनकी नावल का, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने लिखी थी, और साथ ही साथ द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, दोनों ही नाम है, आप कुछ भी कह सकते हैं। सो द स्टाइल ऑफ पिकारिस नावल की अगर हम बात करें कि कैसे लिखते हैं इसको, तो अब पिकारिस नावल जो है नरेटिव इज़ यूजुअली रिटन इन द फर्स्ट पर्सन एज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट। सो हम जान गए हैं कि फर्स्टली तो ये ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट होता है, एंड देन द मेन करेक्टर इज़ ऑफन ऑफ लो करेक्टर होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है नावल का या मेन करेक्टर होता है, स्पेशली वो लो करेक्टर होता है, सोशल क्लास का होता है। ही और शी जो है गेट्स बाई विट एंड रियली डिज़ाइन टू होल्ड अ जॉब, और आप बहुत ही कम देखेंगे कि वो कोई जॉब कर रहा होता है या वर्किंग होता है। सो बस लाइफ जो है उसकी ऐसी होती है। देर इज़ नो प्लॉट भी, कोई मतलब इंटरकनेक्टेड नहीं होते, लूजली कनेक्टेड जो है होते हैं, एंड लूजली कनेक्टेड एडवेंचर्स भी होते हैं विच इज़ इन एपिसोड। सो लिटिल करेक्टर डेवलपमेंट, स्पेशली मेन करेक्टर्स डेवलपमेंट बहुत कम दिखाया जाता है इसमें करेक्टर्स का, एंड रियलिज़म एकदम रियलिस्टिक होता है, एंड उसके बाद सटायर समटाइम्स प्रोमिनेंट एलिमेंट होता है। अब हम टॉम जॉन्स की मेन करेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इसके मेन करेक्टर्स हैं टॉम जॉन्स, जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस नावल के, एंड ही बिलीव टू बी एन इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ लो बर्थ बट इज़ ब्रॉट अप एज अ जेंटलमैन। सो इस नावल के जो हैं प्रोटैगनिस्ट हैं ये, और इलिजिटिमेट हैं क्योंकि ये जो है मिस्टर ऑलवर्दी को इनके बेड पर मिले थे। सो इलिजिटिमेट मतलब जिसका ब्लड रिलेशन नहीं होता है, तो ये ऑर्फन होते हैं इसमें। तो नेक्स्ट है, और ये बहुत जेंटल हैं। एंड सेकेंड थिंग स्क्वायर ऑलवर्दी, जो कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जेंटलमैन है, द फेवरेट ऑफ बोथ नेचर एंड फॉर्चून, टॉम्स गार्जियन है जो कि। उसके बाद ब्रिजिट ऑलवर्दी, जो कि स्क्वायर ऑलवर्दीज़ की सिस्टर है, और शी इज़ अनमेरिड एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी बट बिकम मिसेस बिलफिल। मतलब शुरू में तो ये जो है अनमेरिड होती हैं, मगर बाद में ये मिसेस बिलफिल बन जाती हैं क्योंकि ये मिस्टर बिलफिल से शादी कर लेती हैं, जो कि एक विज़िटर होता है ऑलवर्दी के घर में, तो उससे वो शादी कर लेती हैं। उसके बाद मिसेस विल्किंस के बारे में बात करेंगे, जो कि ब्रिजेट की सर्वेंट होती है। और उसके बाद जेनी जॉन्स, जो कि एक यंग वुमेन है, बहुत ब्यूटीफुल है, एंड टॉम जॉन्स की सस्पेक्टेड मदर होती है, एंड एम्प्लॉय ऑफ द पार्ट्रीज की एम्प्लॉय होती है। अब डॉक्टर बिलफिल की बात करेंगे तो ये कैप्टन बिलफिल्स के जो हैं बड़े भाई हैं। कैप्टन बिलफिल हैं जो कि एक हाफ पे ऑफिसर होते हैं, एक विज़िटर भी होते हैं। मास्टर बिलफिल जो हैं बिलफिल और ब्रिजिट का सन होता है इसमें। पार्ट्रीज है इसमें जो स्कूल मास्टर है। स्क्वायर एंड थ्वैकम, सो स्क्वायर जो है फ़िलासफ़र है, एक एडवाइज़र है,
जो है टॉम्स एंड मास्टर बिलफिल का। एंड थवाकुम है जो ये है टीचर्स हैं इन दोनों को जो पढ़ाते हैं, बिलफिल और टॉम जोन्स को। ब्लैक जॉर्ज एक गेम कीपर फ्रेंड है, एक गेम कीपर है एंड फ्रेंड है टॉम्स के। देन सोफिया, सो सोफिया इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है और डॉटर ऑफ स्क्वायर वेस्टर्न है एंड टॉम्स की लवर है ये। स्क्वायर वेस्टर्न जो है इसके एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टर हैं जो कि सोफिया जो है प्रोटैगनिस्ट, इनके फादर हैं। मॉली सी ग्रीन जो है ब्लैक जॉर्ज की डॉटर होती है, जो कि मल्टीपल अफेयर होते हैं, इवन टॉम जोन्स के साथ भी इनके अफेयर होते हैं। लेडी बेलेस्टन भी जो है टॉम को बहुत लाइक करती है। सो आप ये देखो कि टॉम जोन्स के इसमें कितने अफेयर्स हैं। सो ये भी इन्हें पसंद करती है लेडी बेलेस्टन, इसलिए ये सोफिया को दूर करने के लिए जो है रेप अटेम्प्ट करवाती है। जब नावल पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा सारा। उसके बाद मिसेस मिलर हैं जो कि जहाँ पे टॉम एंड पार्टरी जब लंदन जाते हैं तो वहाँ पे इनके यहाँ पर रहते हैं, ठहरते हैं। नैन्सी मिलर इनकी डॉटर है मिसेस मिलर की। लॉर्ड फिलामर वही है जो लेडी बेलेस्टन के कहने पर रेप अटेम्प्ट करता है सोफिया के ऊपर एंड उसे लगता है कि ऐसा करने पे सोफिया जो है उसके हाथ आ जाएगी, उसको वो जीत लेगा, उससे शादी कर लेगा। सो उसे पसंद करता है ये। उसके बाद मिसेस वाटर्स जेनी जॉन्स ही हैं फ्रेंड्स, जो कि अपना बाद में नाम बदल लेती हैं। सो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स दे दी है टॉम जोन्स की, जिसमें हमने थीम्स वगैरह पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फुल डिटेल समरी पढ़ेंगे। ओके, सो जो कि मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो just subscribe my channel and hit that like button so you never miss an update. So thank you.